बड़े पॉलिटिकल घराने से हैं आप। जी अहमद पटेल साहब को रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी सबने बहुत इज्जत दी। जी। तो आपके लिए ये जो लेगेसी है अहमद साहब की, वो आपको बर्डन लग रहा था या आपको प्रिविलेज लग रहा था? मैं ये शब्द हमेशा सुनती रहती हूँ, लेगेसी लेगेसी। आपके पास बहुत बड़ी लेगेसी है, पर लेगेसी है क्या? He was liked across and beyond Yes. party lines. तो ऐसे इतने लोग हैं जो जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं। अब गैप की भी बात करती हैं और डिसेंट्रलाइज करने की भी बात करती हैं पावर का। जी, ये कैसे होगा फिर विद इन द पार्टी? फाइनल डिसीजन तो ऊपर से ही आते हैं। जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर पॉलिटिशियन है। एक है जिनको 20 साल का तजुर्बा रहा है, एक है जो अभी अभी आई हैं। कांग्रेस इस वक्त उस मोड में है कि हम जीते ना जीते ये ना जीते, मतलब बीजेपी ना जीते। देश को बचाने के लिए तो इस सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी है। एक अग्रेसिव कैंपेन है या अग्रेसिव रिटेलिएशन है, वो कांग्रेस में कहाँ है? वो है ही नहीं। जो लोग संगठन चला रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है संगठन कि चल रहा है। आपको सबसे पहले शक की नज़र से देखा जाएगा कि आपने पार्टी के खिलाफ बोल दिया, आप बीजेपी से मिले हुए हो, वो तो बाप दादा पे चले जाएंगे। अगर मान लीजिए 29 के इलेक्शन में क्या कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है तो 20% को खुश करने के लिए क्या वो 80% की नाराज़गी मोल लेने की पोजीशन में होगी? माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स को भी इग्नोर कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक एंटी हिंदू टैग ना लग जाए। वही हिंदू वही मुसलमान सिलेंडर की लाइन में खड़ा है। 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो आदमी अपनी बच्ची को जिस हाल में लेकर पुलिस थाने गया, FIR नहीं फाइल हुई। उसके बाद वो 3 अस्पताल भागा, बच्ची मर गई 3 घंटे में। अब आप ये बताइए, इस सिस्टम के बारे में कौन बात करेगा? इंक्लूसिविटी की बात करनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। ये आप कह रहे हैं मैम, एक रेयर जर्नलिस्ट हैं जो ये बात कह रहे हैं। ये आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है कांग्रेस में वो पोजीशन हासिल करना बीइंग अ वुमन? आई रियली डोंट। सुना आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है कंगना रनौत से। बिल्कुल नहीं, मैं जानती नहीं हूँ। कभी जहन में आता है कि अहमद पटेल की बेटी या अहमद पटेल के बेटा, इनको टिकट मांगना पड़े? अहमद पटेल की बेटी हूँ, उनसे सिर्फ देना सीखा है, कभी मांगना नहीं सीखा। आदाब, नमस्कार। मेरे साथ आज एक ऐसी पॉलिटिशियन है कि यकीन जानिए कि अगर उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनको बहुत संजीदगी से गौर करें, सुने, तो उस पार्टी का बहुत भला हो सकता है। मैं उनकी शनाख्त, जब आप उनकी शक्ल देखेंगे तो आप उनको पहचान लेंगे। एक शनाख्त है जो हाइड करूंगा मैं, और बातों में वो शनाख्त उनकी आ जाएगी, उनकी पहचान आ जाएगी। मेरे साथ इस वक्त हैं मुमताज़ पटेल, कांग्रेस की यंग, डायनामिक एंड बहुत वोकल लीडर हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर उनकी अपनी पार्टी उनको गौर से सुने तो बहुत भला हो सकता है। ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है। मुमताज़ साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पार्टी के बारे में जितनी साफ दिली से बात करती हैं, उतनी ही साफ दिली और बेबाकी से आप यहाँ भी बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ बुलाने का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आप सबको। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है मेरा कि इतनी देर क्यों कर दिया आपने सियासत में आने में? ये बात अब तो सब जानते हैं कि मेरे वालिद अहमद पटेल साहब नहीं चाहते थे। वो खुद भी एक रिलक्टेंट यंग पॉलिटिशियन थे जब राजनीति में आए थे, और 40 वर्ष का जो सफ़र था उनका, आखिर में हमेशा कहते थे मैं थक गया, मैं गांव जाना चाहता हूँ, मैं गांव में रिटायर होकर रहना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार राजनीति में आए, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल दलदल है। तो उन्होंने हमेशा हमें पर्दे के पीछे रखा, बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रखा, और ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया, इवन दो हम इसी पार्टी में और इसी माहौल में पले बड़े हैं। क्या वजह थी कि वो आप लोगों को नहीं चाहते थे कि आप लोग सियासत में आए? जैसा मैंने कहा, कहने एक बहुत मुश्किल दलदल है, आसान नहीं है, और वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह की
मुश्किलों से, तकलीफ़ों से वो गुज़रे हैं, हम लोगों को भी उसका सामना करना पड़े। वो प्रोटेक्टिव थे, एक एज अ फादर भी, राजनीति तो दूर की बात है, पर एज अ फादर वो अपने घर की जो औरतें थी, उनकी बहनें थी, मेरी माँ, हम लोग, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव थे या आपके भाई के लिए प्रोटेक्टिव, क्या नहीं, चाहते थे? दोनों के लिए दोनों के प्रोटेक्टिव लिए थे, दोनों के लिए। पर ठीक है, एक वो हम हमेशा कहना चाहूँगी कि एक सन सिंड्रोम तो था, क्योंकि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट से आते। वो भी एक अकेले बेटे थे, 4 बहनें थी उनकी, ओनली सन, और भाई के प्रति बहुत उनको हमेशा उम्मीद थी, पर वो नहीं चाहते थे कि भाई भी राजनीति में आए। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, तो सबसे पहला उनका सवाल यही था, तो फिर भैया का क्या? तो मैंने बोला भैया भी करें, मैं भी करूँ, और फिर जिसकी बनती है उसकी बनती है। तो कहीं ना कहीं उनको था कि अगर बेटी राजनीति में आए तो फिर मैं बेटे को नहीं रोक सकता, तो इससे बेहतर है कि दोनों ही ना आए। हाँ, तो आपको लगता है वाकई कि अब तो आप सियासत में आ गई, जी, तो आपको लगता है दलदल है? मुझे नहीं पता कि मैं सियासत में आई हूँ कि नहीं। एक बड़े ऑर्गेनिक तरीके से आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं, या फिर इस स्पेस में हूँ मैं। दलदल ज़रूर है, जो सुनते थे बाहर से, आज अंदर से देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और आज के सिनारियो में, आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे एक बात बताइए, आप कब बड़े पॉलिटिकल घराने से हैं आप? जी, अहमद पटेल साहब को कांग्रेस ही नहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सबने बहुत इज्जत दी है, जी, आवाम ने बहुत इज्जत दी है। सो जब आपने सियासत में आने का फ़ैसला किया, जी। तो आपके लिए ये जो लेगेसी है अहमद साहब की, वो आपको बर्डन लग रहा था या आपको प्रिविलेज लग रहा था? मैं ये शब्द हमेशा सुनती रहती हूँ, लेगेसी, लेगेसी, आपके पास बहुत बड़ी लेगेसी है, पर लेगेसी है क्या? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में लोग पूछते हैं? ज़्यादातर जो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं आप पॉलिटिकल परिवार से हैं, एक आपकी पॉलिटिकल लेगेसी है, पर मैं नहीं मानती कि कोई मेरी राजनीतिक विरासत है या पॉलिटिकल लेगेसी है। अहमद पटेल राजनीति से ज़्यादा थे, और जो जो मेरी समझ है राजनीति की, जो मैंने उनसे सीखा कि एक सेवा का भाव है। आप राजनीति में आते हैं, आप लोगों की पसंद से आते हैं, आप चुनकर आते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी सेवा करने के लिए हैं। और मैंने शायद जब से होश संभाला, मैं एक बहुत आइडियल बात नहीं कर रही, पर जब से मुझे दिखा, मैंने हमेशा उनको सेल्फलेसली लोगों के लिए करते हुए देखा है कुछ ना कुछ। मतलब जहाँ लोगों की कोई आस थी, ज़रूरत थी, जहाँ मदद मांगते थे, तो वो बिना सोच के, बिना भेदभाव के करते थे। वही उनसे सीखा है। तो जब आपने पूछा कि राजनीति, जब मैं उनको कहती थी कि राजनीति में आना है, तो वो कहते थे सोशल वर्क करो, मैं नहीं चाहता कि आप पॉलिटिक्स में आओ। तो मैं पूछती थी कि पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में फ़र्क क्या है? ही सेज़ मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो आप पॉलिटिक्स कहते हो वो अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स है, ये मैंने उनसे सीखा। पर जो उनकी सेवा भाव थी, वो मुझे लगता है उनकी लेगेसी है, और उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पर बहुत सारी संस्थाएं छोड़ के गए हैं वो हमारे अपने पीछे, लेकिन आज अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में नहीं हैं, तो आप उनको चला नहीं सकते। आज अगर मेरे पास पावर नहीं है, अगर आज मेरे पास कोई पद नहीं है, आज अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो जो संस्थाएं वो चलाते थे उनके लिए आसान था, आज मेरे लिए, मेरे भाई के लिए आसान नहीं है। तो उस वजह से आपको एक पोजीशन चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप खुद, आपका कोई वजूद हो जिससे आप कर सके। तो मुझे लगता है लेगेसी उनकी ये है, जो कि मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फ़ायदा ज़रूर है क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम पीछे लगा है, लेकिन
एक बर्डन भी है, क्योंकि प्रेशर इतना आता है, जो भी मिलता है आपको आपकी फादर की लेगेसी कंटिन्यू करनी है। और मैं हमेशा कहती हूँ मैं अहमद पटेल नहीं बन सकती ना, मैं उनकी बेटी हूँ पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मुझे लगता है अहमद पटेल कोई भी नहीं बन सकता। नहीं, कोई नहीं बन उन्होंने सकता जो है। अपना एकदम पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, देखा जाए तो कांग्रेस के लिए, अपनी आखिरी सांस तक, सिर्फ वो कांग्रेस के सिर्फ लिए नहीं, लोगों के लिए। लोगों मैं के लिए। ये मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ बार बार कि अभी आपने कहा कि ही वाज लाइक्ड अक्रॉस एंड बियॉन्ड यस पार्टी जी। लाइंस। तो ऐसे इतने लोग हैं जो जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं। तो वो चीज़ जो है, उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं कहती हूँ मैं उनकी तरह नहीं बन सकती, मैं चाहूँ भी तो नहीं बन सकती। तो मेरी इंडिविजुअल जर्नी होगी। एक नाम है तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, पर अब देखते हैं कि मैं उस नाम को आगे लेकर कैसे चल सकती हूँ। तो बर्डन ज़रूर है, प्रेशर बहुत है, मत डालिए मुझ पर ये प्रेशर। नहीं, जब हम लेगेसी की बात करते हैं तो चलिए आपको लेगेसी के नाम पे आपको एंट्री मिल जाती है, जी फिर वहाँ अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ता है। तो आपने बड़ा अच्छा काम ये किया कि पहले तो आपको एंट्री मिल गई जी। फादर के नाम पे। यहाँ आने के बाद जो नहीं, आपने एंट्री नहीं मिली अभी। अच्छा, अभी मिली नहीं आपको? अभी कहाँ एंट्री मिली है? तो कांग्रेस लीडर आपको कहे ना कहें? नहीं, मैं तो कांग्रेस की एक आम कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, जी, आप तो मुझे, आप मैं लीडर कहाँ से हूँ? मैं कांग्रेस तो पार्टी में लीडरशिप एक की क्या एक क्या क्या साधारण डेफिनेशन कार्यकर्ता है हूँ। आपकी नज़र में? लीडरशिप में आप किसी आपने पहली बात तो या तो कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, या फिर कोई आप बड़े पद पे होते हैं। बोलना बहुत आसान है कि आप आज अहमद पटेल की बेटी हैं, पर अहमद पटेल की बेटी होने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मुझे कोई पद या कुछ प्लेटर पे हैंड ओवर किया है। आई एम स्टिल ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर। मैं ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर पे आपका मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है। आप जी कहते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप और वर्कर्स के बीच में बहुत गैप है। जी तो वो गैप आप भी महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये गैप, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक वेल ऑयल्ड मशीन होनी चाहिए। इतना बड़ा एक इतनी पुरानी पार्टी है, एक सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो नींव है इस संगठन का। तो वहाँ पर नींव जो होती है उसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। और जब तक उस नींव और टॉप लीडरशिप के बीच में गैप रहेगा तो मजबूती आना मुश्किल है। आप गैप की भी बात करती हैं और डिसेंट्रलाइज करने की भी बात करती हैं पावर का। जी, ये कैसे होगा फिर विद इन द पार्टी? देखिए डिसेंट्रलाइजेशन करने की तो बहुत प्रयास चल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस संगठन में बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो फीडबैक हमें मिलता है वो ये है कि फाइनल डिसीजन तो ऊपर से ही आते हैं। भाई ऊपर आई मीन मुझे नहीं पता कि ऊपर कौन फाइनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो पर्पस है डिसेंट्रलाइजेशन का वो डिफीट होता है, क्योंकि नीचे जो है आप अभी भी डिपेंडेंट हैं कि ऊपर से पर्ची आएगी तब नीचे काम होगा। तो आप किसके क्लोज हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? नहीं, क्लोज ऐसे नहीं, परिवार को ऑफ कोर्स बचपन से क्लोजली जाना है, पर राजनीतिक चर्चा मैंने कभी नहीं करी किसी के साथ भी। तो अगर आज आपको किसी इशू पे, चाहे कांग्रेस का हो या किसी इशू पे, जब आपको लगे कि गांधी फैमिली में किसी को फ़ोन करना है आपको, जी, तो सबसे पहले तीनों में से जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, आप किसको कॉल करेंगे, जो कि आपकी फैमिली बचपन से एक दूसरे के टच में रही है हमेशा? मैं मिसेस गांधी को करती थी, बट पिछले 1-1.5 वर्ष से ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मैं प्रियंका जी को कुछ होता है तो उनको बोल देती हूँ, मिसेस गांधी को भी बोलती हूँ, पर ज़्यादातर मैं प्रियंका जी को सीधा कह देती हूँ। देखिए, बहुत मुश्किल सवालात मैंने आपसे अभी तक किए नहीं हैं जी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है और पॉलिटिक्स में होता है ये। जी, आपने खुद अपने फैमिली का भी जिक्र किया अभी कि आपके और भाई के बीच में किसको आना था, ये फादर ने कहा था कि भाई तुम आओगी तो भाई का क्या होगा। जी, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर पॉलिटिशियन हैं और उनको आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो बेटी हैं तो लेगेसी की वही बात होती है कि किसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो बेटे की तरफ आ गया है। तो अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल करूं कि आप इन दोनों में से बेहतर पॉलिटिशियन किसको मानती हैं,
नहीं, देखिए ये बहुत ही गलत कंपैरिजन होगा कि मैं आपने मुझे कहा कि पर्सनल लेवल पे पूछ रहे हैं। आज आप मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में भी पूछेंगे या फिर फॉर दैट मैटर आपने मेरे फादर का जिक्र किया। वी आर ऑल इंडिविजुअली वेरी डिफरेंट पीपल। तो कैसे डिसाइड करते हैं कौन, जब मेरे और मेरे भाई में कौन बेहतर है? उसी तरीके से राहुल जी जो हैं वो इतने वर्षों से 20 साल हो गए कि संसद रहे हैं, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। प्रियंका जी अभी अभी लोकसभा में चुन के आई हैं। तो आप कंपेयर कैसे करें? एक भाई बहन है वो एक अलग बात है, एज उनकी पर्सनालिटी या फिर उनका जो पर्सनल व्यवहार है वो एक अलग चीज़ है। बट एज अ पॉलिटिशियन एक है जिनको 20 साल का तजुर्बा रहा है, एक है जो अभी अभी आई हैं, तो आप किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं? एक्सेसिबल पर्सनली आप कह रहे हैं? कार्यकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि कांग्रेस में किसी को एक्सेस करना है वो मुझे नहीं पता। पर्सनली मेरे लिए प्रियंका जी इज मोर एक्सेसिबल, बट वो शायद उनका नेचर है। देखिए ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप आज मुझे भी कहेंगे आई एम हार्डली एक्सेसिबल ऑन मैसेज। अगर कोई मुझे मैसेज करता है शायद मैं 1 महीने तक ना देखूं, तो वो मेरी एक पर्सनल फ्लॉ है। तो उसके लिए अगर आप ये नहीं कह सकते इनएक्सेसिबल है, तो उसी तरीके से प्रियंका जी शायद इज मोर क्विक विद अपने फ़ोन के साथ या मैसेज के साथ कि वो बड़ी जल्दी जवाब दे देती हैं। राहुल जी का शायद अलग मसरूफियत होगी, तो उनका सबके साथ कैसा है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि प्रियंका जी पर्सनल लेवल पे मेरे साथ ज़्यादा एक्सेसिबल है। मुझे बताइए कि जो कि आप उस फैमिली से हैं, भले आपने सियासत अब ज्वाइन किया है जी, लेकिन आपने बचपन से कांग्रेस उस फैमिली को, गांधी फैमिली को और सबको पर्सनली जानती रही हैं जी, और कांग्रेस पार्टी को बहुत बेहतर जानती हैं आप। अगर मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, जी, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, आगे की चीज़ें उनको दिखती हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डोमेन में है सारी चीज़ें, चाहे वो कोविड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे अभी करंट ईरान और यूएस की वॉर, वो सब में वो बहुत वोकल रहे हैं और अलर्ट करते हैं लोगों को, सही मुद्दे पकड़ते हैं। बट जो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पर्सन, जो मैं देखता हूँ कि वो कंसिस्टेंसी की कमी रहती है हमेशा। मिसाल के तौर पे हरियाणा इलेक्शन को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोजे किया, बड़ा प्लेटफॉर्म था, आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फिर वो उस दिन वो एक इवेंट मैनेजमेंट होकर रह जाता है, फिर उसके आगे बढ़ता नहीं है। तो ये उनकी अपनी पर्सनल एक इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, या उनकी जो टीम है वो कहीं उनको उस कैंपेन में कन्वर्ट नहीं करने देती है उस इवेंट को। मैं हमेशा कहती हूँ एक ही नेता हैं जो इतना डट के, खुल के, निडर होके बोलते हैं। आज आप देखेंगे तो सबको डर लगता है मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोलना, बट राहुल जी एक हैं जो बेबाक होके, निडर होके बोलते हैं। तो ये क्वालिटी हमें उनकी अप्रिशिएट करनी चाहिए। पर जैसा आपने कहा, कंसिस्टेंसी की बात नहीं है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कि कार्यकर्ता और नेता में जो गैप होता है, तो मुझे लगता है कि संगठन जो राहुल जी कर रहे हैं वो अकेले कब तक करेंगे? उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत मजबूत संगठन की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं वो गैप जो है वो उस कंसिस्टेंसी को बिगाड़ता है, क्योंकि राहुल जी नेता हैं, वो मंच पे जाके बोल सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल सकते हैं, पर वो जब अपनी बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे से पूरा संगठन जो है उसको एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह साथ आना चाहिए। वो चीज़ मुझे फील होती है कि लैकिंग है, क्योंकि हम जैसे लोग भी हैं, जो मैंने कहा आम कार्यकर्ता, हमें मालूम नहीं है कि उसको आगे लेकर कैसे बढ़े। तो कहीं ना कहीं एक गैप है जहाँ पे उनके नीचे जो लोग हैं जिन्हें फिर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो नहीं कर पाते। वहाँ पे हम मिस आउट करते हैं। जी। सो कांग्रेस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप चंद साल में? पिछले सारे इलेक्शंस में अगर हम देखें और कंपेयर करें अलग अलग स्टेट्स में, कांग्रेस हारती गई है जी। अभी अगर मैं बंगाल इलेक्शन की बात करूं, कांग्रेस कहीं नहीं है जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस वक्त उस मोड में है कि हम जीते ना जीते, ये ना जीते, मतलब बीजेपी ना जीते। उनको ये लगता है कि अगर बंगाल में उन्होंने अगर कैंपेनिंग की है स्ट्रॉन्ग, तो कहीं वो टीएमसी के वोट ना काटे, और टीएमसी के अगर वोट काटेंगे तो कहीं बीजेपी को फ़ायदा ना हो जाए। तो मैं एक मजबूत ओपोनेंट की तरह नहीं खेल रहा हूँ इस वक्त, बजाय इसके कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरा ओपोनेंट है वो हार जाए। तो ऐसे में कांग्रेस का फ्यूचर आप क्या देखती हैं आने वाले चंद सालों में? देखिए, देश को बचाने के लिए तो इस सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कहूँगी कि अभी जो सरकार चल रही है ये हमारे
देश के लिए सही नहीं है। मेरी बात से शायद कुछ लोग वाकिफ़ होंगे, ज़्यादातर जो हैं वो ना भी माने, क्योंकि अभी भी वो जो मोदी भक्ति का एरा चल रहा है। पर जो आपने कहा कि चुनाव हम हारते हैं, देखिए हमारी अपनी जो खामियां हैं उसके बारे में बोलने पर मैं कभी रुकी नहीं हूँ, तो मैंने हमेशा कहा है। पर साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मोदी सरकार है इनके साथ इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। आज भी आपने बंगाल की बात करी, आपने देखा 1-2 दिन पहले कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता फॉर्म 6 ले लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। आप विपक्ष के नेताओं के खिलाफ या विपक्ष के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ भी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शंस में हेरा फेरी होती है। आपके हिसाब से इलेक्शन के डेट्स तक फिक्स होते हैं। मोदी जी के स्केड्यूल के हिसाब से आप इलेक्शन के फेजेस डिसाइड करते हैं। मतलब कहीं ना एक कंप्लीट बायस चल रहा है, एक कंप्लीट कंट्रोल्ड नैरेटिव चल रहा है। आप देखेंगे अभी एयरपोर्ट, एक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जेवर वाला जो एयरपोर्ट है इनॉग्रेट किया, तो ये तो बड़े उससे दिखा दिया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि कितने एयरपोर्ट जो हैं, जो आप जब अश्विनी वैष्णव जी बोलते हैं मंच पर से कि हमने इतने एयरपोर्ट खोल दिए हैं, जब अमित शाह जी बोलते हैं कि पहले यूपी की सरकार में एयरपोर्ट इतने थे, आज हमने 150 एयरपोर्ट बना दिए, तो ये नहीं बताते कि कितने बंद हो गए, कितने इनफेक्टिव हैं, कितने पुल गिर रहे हैं, कितनी सड़कें टूट रही हैं। आज भी अभी मोदी जी कह रहे हैं कि कोई तकलीफ की बात नहीं है, हज़ारों लोग जो हैं लाइनों में खड़े हुए हैं सिलेंडर के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रमोशन मीडिया करता है और सिर्फ ऑपोजिशन की खामियां दिखाता है, या फिर राहुल गांधी के ऊपर जो नैरेटिव चलाते हैं, उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर है कि हमारी खामियां तो हैं ही थोड़ी बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके फ़ायदे हैं उसकी वजह से तो हम चुनाव हार रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, आने वाला वक्त भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों पर रोक नहीं आएगी, जब तक जनता को ये समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जब तक जनता को भरोसा नहीं आता है कि ये सरकार उनके लिए गलत है, तब तक विपक्ष। मुमताज़, दिक्कत वही हो रही है कि ये सरकार, मान लीजिए कि मैं मान लूँ कि गलत है जी, बट आई डोंट हैव एन अल्टरनेटिव। मुझे वो, चूँकि मैंने जैसा आप वहीं से कहा था, कंसिस्टेंसी की मुझे कमी दिखती है। आपने सारी बातें कही, मीडिया की बातें की, आपने नैरेटिव की बातें की। आप एक एग्जाम्पल देखिए ममता बनर्जी को जी, उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के हंगामा कर दिया उन्होंने जी, और झुका दिया। ये जो एक अग्रेसिव कैंपेन है या अग्रेसिव रिटेलिएशन है, वो कांग्रेस में कहाँ है? वो है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अकेले राहुल गांधी जी से ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेता हैं, ही हैज़ टू लीड, बट उनके जो विचार हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सिस्टम है, उसको आगे लेकर चलेगा नीचे से संगठन। और संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो लोग संगठन चला रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है संगठन चल रहा है, जो चला रहे हैं। मैं नहीं कह सकती चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, राहुल गांधी है, एक्टिव है बहुत जी, आप उनके बाद देखिए, मैं उसी की बात कर रही हूँ। सेकंड थर्ड रंग जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उस वजह से इतने सारे लोग हैं, हम जैसे कार्यकर्ता भी, हम लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हम पार्टी के लिए कुछ करें, और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पद चाहिए, बिना पद के भी आप काम पे लोगों को लगा सकते हैं। आज अगर 4 लोग हैं तो सबको कोई ना कोई रोल देना ज़रूरी नहीं है, बट आप उनको काम पे लगा सकते हैं। ज़्यादातर जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, वो जब मुझे बोलते हैं कि हम फलां डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम फलाना राज्य से हैं, हमारे को ऊपर किसी से बात करा दीजिए, तो मैं बोलती हूँ मैं आपको क्या बात करूँ, मैं ही इस वक्त जॉबलेस हूँ पार्टी में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा वैक्यूम है, जहाँ इतनी बड़ी और इतनी पुरानी राष्ट्रीय दल है, सबसे बड़ा विपक्ष है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। अगर हमें डायरेक्ट कर दिया जाए तो हम राहुल जी के पीछे डट के लग जाए। सिर्फ देखिए, राहुल जी जो बोल रहे हैं उसको रीट्वीट करना काम नहीं है, आप समझ रहे हैं? उसके लिए कुछ करना होगा, उसको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। रैंडमली मुझे तक लोग बोलते हैं कि ग्राउंड पे उतरिए। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ग्राउंड पे कैसे उतरूं?
मैं अकेले ग्राउंड पे उतर के क्या करूं? आज मुझे मेरी बात रखनी है, मैं अपनी बात तो रख सकती हूँ, पर क्या करूं? मैं ग्राउंड पे उतर के मतलब घर घर अकेले चली जाऊं? एक एक सिस्टम बनना चाहिए, एक कोई कार्यक्रम बनना चाहिए, कोई डायरेक्शन होना चाहिए कि कोई हमें गाइड करे, एक वेल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इतने हम जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, जो चाहते हैं कि ये विपक्ष मजबूत हो, ताकि लोग हम पे भरोसा करें और हमें जिता के फिर से मुझे लगता है कुछ स्ट्रक्चरल पावर में लेकर आए। रिफॉर्म की बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एब्सोल्युटली। मैं बताता हूँ आपको, आप अभी पीएम के बारे में, एचएम के बारे में, या किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, जी, पूरी की पूरी लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी। उसके बिल्कुल उलट, अगर कांग्रेस के, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आप उनके खिलाफ कुछ ही बोल दीजिए, खुद कांग्रेस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर देंगे पवन खेड़ा, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया श्रीनेत कर देंगी, फिर मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो जो एक होता है कि भाई मेरी आंधी आंधी आनी चाहिए, वो कहीं कांग्रेस में मतलब मिसिंग, मैं क्या कहूँ, मतलब जीरो है। चाहे वो, क्योंकि उसके लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। कंगना रनौत को इतने देख लीजिए, आपके लीडर के बारे में बोलती हैं वो, उनको देख के मैं असहज महसूस करती हूँ, वही बात आगे ख़त्म हो जाती है। मैं वही कह रही हूँ, अभी कंगना जी कुछ बोलती हैं, मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगी, पर आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स होंगे। हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आज मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कुछ बोलूं, या मैं मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलूं, या फिर मैं कोई एक जनरल बात भी रखूं, ये एज ए इंडिविजुअल मैं कर सकती हूँ। या फिर आज मैं अहमद पटेल की बेटी हूं तो शायद मेरी बात 4 लोग ज़्यादा सुन लेंगे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता अगर करना चाहे, अकेले कितना कर लेगा? इट हैज़ टू बी अ मूवमेंट टुगेदर, और वो मूवमेंट को लीड करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जहाँ पे सिर्फ राहुल जी के कहने पर, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके नीचे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रंग ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, जो नीचे लोगों को गाइड करते जाए और एक स्मूथ ऑपरेशन, मोटिवेट करे और एक स्मूथ ऑपरेशन चलाए। वो चीज़ मिसिंग है हमारी पार्टी में, और इस चीज़ को बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अगर ये बात मैं आज बोलूं तो मेरी पार्टी के ही लोग फिर मुझे बोलेंगे आप एंटी पार्टी हो, आप चले जाओ, आप बीजेपी में जा रहे हो। ये नहीं दिखता है कि हम पार्टी के भले के लिए बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले शक की नज़र से देखा जाएगा कि आपने पार्टी के खिलाफ बोल दिया, आप बीजेपी से मिले हुए हो, वो तो बाप दादा पे चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुस्लिम है तो उस एंगल से भी आपको बोला जाएगा। तो हम लोग बोले तो क्या बोले और जाए तो कहाँ जाए। आपने मुस्लिम्स की बात की, तो मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखें जी, तो मुसलमान हाशिए पे हैं जी, चाहे वो एज ए वोटर हो, जी, चाहे ऐसे एज ए सोसाइटी में अगर देखें। अगर मान लीजिए 29 के इलेक्शन में कांग्रेस आ जाती है जी, विद द अलायंस, जो मुसलमानों की सूरत हाल इस वक्त है, तो एक तरफ 20% और एक तरफ 80% है। क्या कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है तो 20% को खुश करने के लिए क्या वो 80% की नाराज़गी मोल लेने की पोजीशन में होगी? नहीं, देखिए इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम 80 और 20 में देश को क्यों बांट रहे हैं। ये बट गया है, अनफॉर्चुनेट है ये, हाँ, लेकिन ये बट गया वो है। चीज़, वो मानसिकता बदलनी चाहिए। आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल मैं माइनॉरिटी के हक़ में बोलूँगी, मैं मुसलमानों के हक़ में बोलूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी होकर अपने देश के हक़ में बोलूँगी। और चाहे आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ में लेकर चलती है, बट कहीं ना कहीं मैंने बहुत बार पिछले 1 साल में बोला है कि मुझे लगता है कि ये बीजेपी के नैरेटिव में फंस कर, अभी आपने जो सवाल पूछा कि 80% लोगों को नाराज़ कर सकती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक मुसलमान हमेशा भरोसा करते आए हैं कांग्रेस पार्टी पे, शुरू से, आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक। अच्छा, जो रह गए वो हिंदुस्तानी है, वो रह गए, वो पाकिस्तान नहीं गए। आज उन 20% में आप उनको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ, ये गलत है। इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को डट के खड़े रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो 80% को नाराज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव में फंस कर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स को भी इग्नोर कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक एंटी हिंदू टैग ना लग जाए। प्रोमो लाइन दे रही है। हाँ, बिल्कुल।
आप प्रोमो लाइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव में ना फंसे, पूरे 100% को साथ हिंदुस्तानियों की तरह देखकर चले। एक तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आता है इल्जाम तो बिल्कुल। आपने भी लगाया वोट बैंक पॉलिटिक्स कास्ट का। बेस्ड पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आता है। आप किसी एक अच्छे इंसान को जो आपके लिए कुछ कर सकता है, सिर्फ उतना देखकर क्यों नहीं वोट कर सकते? वाई आर वी लिविंग इन द पास्ट? तो कांग्रेस पार्टीज को भी मैं यही कहूँगी कि आप ये 80-20 के नैरेटिव में ना फंसें, ठीक है? आप इस बात से ना डरें कि आपके ऊपर प्रो माइनॉरिटी टैग लग जाएगा, या फिर जैसे मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम लीग पार्टी, मुस्लिम पार्टी, इस चीज़ में ना फंसें। आपके ऊपर अगर मुसलमान भरोसा करता है, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो पहले हिंदुस्तानी है, आप उनके हक में भी बोलिए, उनके साथ जो गलत हो रहा है आज खड़े रहिए, उनसे मुंह मत फेरना। मैं ये कहना चाहूँगी, आज हम भी अगर बोलते हैं, दिख रहा है कि हर जगह मुसलमानों के खिलाफ और औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर ना सरकार कुछ बोलती है, और मुझे लगता है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव में फंस के चुप रहती है। आपने पास्ट की बात की, मुसलमानों की बात की, अब खुद आप हिस्ट्री की स्टूडेंट भी रही हैं, मिडिवल हिस्ट्री। जिस तरह से मुग़लों की हिस्ट्री को राइट ऑफ किया गया पिछले चंद सालों में, हमने तो अकबर ग्रेट पढ़ा था बचपन से जी। कुछ ऐसे सुल्तान रहे हैं, शहनशाह रहे हैं, जो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर हमने बचपन से सुना था जी। अब क्या हुआ है कि पूरे उस पीरियड को हम राइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं कि हिस्ट्री के 200-300 साल के पूरे पीरियड को आप राइट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पे कांग्रेस खामोश क्यों रहती है? पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ द ऑब्सेशन? आज हमारे पास मुद्दे कम है क्या? आज देश की स्थिति जो है, दिक्कत ये जो हम 80 और 20 की बात कर रहे हैं, अगर आप सिलेबस में आप मुगलों को हटा दें, आप हटा दीजिए ना, पर आज का जो नेगेटिव स्टोरीज को आप पब्लिसाइज करें अगर, बट तो क्यों? कांग्रेस को बोलना चाहिए ना फिर उस पे। अग्रीड, बट मैं कांग्रेस को बोलना चाहिए, वो ठीक है, पर ये एक डिबेट का विषय क्यों होना चाहिए? पहली बात तो ये, जो पास्ट में हुआ ठीक है ना, उसको तो हम बदल नहीं सकते। आप चाहे आज जितना राइट ऑफ कर दें, जितना डिबेट कर लें, जितना नेगेटिव बोल रहे हैं, जो हुआ, जो नहीं हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री। हमारे देश का इतिहास रहा है, उसको आप मिटा तो नहीं सकते, चाहे आप टेक्स्ट बुक से मिटा दें, पर आप ये इतिहास मिटा नहीं सकते। आज उसको डिबेट करके आपकी और मेरी जिंदगी में, या फिर किसी, अगर हम 80-20 की बात करें, हिंदू या मुसलमान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? ये कुछ नहीं है। ये जो 80% हिंदू हैं, जिनको आज डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं, वो उनको उनकी तकलीफों से भटकाया जा रहा है। आज वही हिंदू, वही मुसलमान सिलेंडर की लाइन में खड़ा है। आज वही हिंदू, वही मुसलमान के घर में किसी ना किसी को नौकरी नहीं मिली होगी। वही हिंदू, वही मुसलमान को महंगाई की मार पड़ रही होगी। वही हिंदू, वही मुसलमान को कहीं ना कहीं तकलीफ हो, इनके बच्चों को सही पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा होगा। ये तकलीफें सबको हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लोगों को इन तकलीफ़ों से दूर करके, वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे शाहजहां पे ले जाएं, औरंगज़ेब पे ले जाएं। आज आप औरंगज़ेब की कब्र को खोद के फिर पूछूंगी आपकी मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या फ़र्क पड़ेगा? आज जो तकलीफ़ें हम लोग सब झेल रहे हैं, वंदे मातरम को डिबेट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? औरंगज़ेब को और डिमोनाइज करके क्या फ़र्क पड़ेगा? या फिर इतिहास को बदल के, इतिहास बदल तो आप सकते नहीं है, राइट ऑफ कर दें, ठीक है ना, तोड़ दीजिए ना आप। अभी मैं आ रही थी यहाँ पे आपके स्टूडियो पे, मैंने हुमायूंस टूम देखा, इतना खूबसूरत लग रहा था दूर से। तोड़ दीजिए, ताजमहल तोड़ दीजिए, मिटा दीजिए। क्यों? और दूसरा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पर दूसरा एक और चीज पूछेंगे, आज ताजमहल है, हिंदुस्तान इंडिया की प्राइड है, हाँ, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप उसको क्या हिंदू मुसलमान में बांट सकते हैं? ये हिंदुस्तान को बिलोंग करता है, इंडिया को बिलोंग करता है। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि उसको आप का क्या मुस्लिम उसमें वो करेंगे, कैटेगराइज करेंगे? आई डोंट नो। मतलब हम अपने बच्चों को
आगे क्या सिखा रहे हैं? हम लोगों ने तो ऐसा नहीं कभी देखा। आज के जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बट रहे हैं, और आगे क्या होगा इस देश का? मैं यही जानना चाहती हूँ। ये जो इतना ज़्यादा आप नेगेटिव नैरेटिव फैला रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम सबकी आत्मा पर ठेस पहुंचता, हमें सबको चोट पहुंचता है इससे। इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप असली मुद्दों पे बात करें ना। आप बताइए कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं। परसों मैं किसी के साथ बैठी थी, 4 साल की बच्ची, अभी 10 दिन पहले, पेंटर है उसके फादर, 4 साल की बच्ची का रेप हुआ। वो आदमी अपनी बच्ची को जिस हाल में लेकर पुलिस थाने गया, एफआईआर नहीं फाइल हुई। उसके बाद वो 3 अस्पताल भागा, बच्ची मर गई 3 घंटे में। अब आप ये बताइए, इस सिस्टम के बारे में कौन बात करेगा? उस पुलिस वाले पर कौन कार्रवाई करेगा? उन 3 अस्पतालों पे कौन कार्रवाई करेगा? इस पे क्या पार्लियामेंट चर्चा करती है? आपके पास 24 घंटे हैं वंदे मातरम पे डिबेट करने के लिए, लेकिन एक आम आदमी की बच्ची, और आज भी वो आदमी 10 दिन बाद एफआईआर करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने एफआईआर करी पर रेप नहीं लिखा उसके अंदर। क्यों नहीं लिखा? ताकि ज़्यादा मेहनत ना करे। पर जहाँ रेप लिखते हैं वहाँ पे आपको कार्रवाई ज़्यादा करनी पड़ती है। ये सिस्टम जो हमारा बिगड़ा हुआ है, इस पे कौन बात करेगा? इस पे कौन चर्चा करेगा? हम औरंगज़ेब पे क्यों बात कर रहे हैं? हम मुग़लों पे क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने जो अत्याचार किए वो 300 साल पहले लोग झेल के चले गए। आपकी मेरी ज़िंदगी में आज जो तकलीफ़ें हैं, उसके बारे में कौन बात करेगा? मेरा वही सवाल था। मैंने फिर से वही सवाल आपको दोहराता हूँ मैं, कि ये सारे मसले हैं इस वक्त, जी, सही हैं गलत हैं, अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा है। लेकिन अच्छा, देश का एजेंडा का क्या? मैं वही कह रहा हूँ, जनता के एजेंडा का क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा है, जिसको जिस तरीके से पावर में आना है वो उसको इस्तेमाल करके आ रहे हैं। लेकिन अगर वही कह रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस आएगी तो इतनी जो सोसाइटी बढ़ गई है, नफ़रत इतनी ज़्यादा है सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, कास्टिज़म बहुत ज़्यादा है, मतलब हम इतने तबके में बटे हुए हैं कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। कैसे कांग्रेस इन सब चीज़ों को कैसे इन सब से पार पाएगी? क्या ब्लूप्रिंट है? मुझे तो बहुत अंधेरा दिखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो अब जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं वही बताएंगे। हम सब की तरफ से हम ये कह सकते हैं, एक कांग्रेसी होने के नाते या फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे हर अत्याचार के खिलाफ, या फिर देश की बेहतरी के लिए, आम आदमी की सहूलियत के लिए। जहाँ जहाँ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं हम बिल्कुल उठाते रहेंगे। पर ब्लूप्रिंट की जो आपने बात करी, मैं उम्मीद रखती हूँ कि कोई ऐसा ब्लूप्रिंट लेकर आए जहाँ पे सिर्फ आप एकता और एकजुट वाला हिंदुस्तान के बारे में सोचें और आम जनता के बारे में सोचें। मैं यही उम्मीद रखती हूँ। और अगर मेरी बात पार्टी सुने तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ब्लूप्रिंट लेकर आइए जहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानियों का भला हो, हर नागरिक का भला हो। मैंने शुरू में यही कहा था कि आपकी पार्टी अगर संजीदगी से आपको ले तो ये बहुत छोटे छोटे मसले उनको ही पता है, मुझे पता है, आपको सबको पता है कि हमको एक इंक्लूसिविटी की बात करनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। ये आप कह रहे हैं मैम, एक रेयर जर्नलिस्ट हैं जो ये बात कह रहे हैं। ज़्यादातर तो मीडिया पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ बंटने और बांटने वाली बातें ही होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि हम सब के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपने आप को पहले इंसान नहीं देखते हैं। हम पहले अपने आप को पहले हिंदू मुसलमान देखते हैं, फिर उसमें भी कास्ट देखते हैं। मुझे याद है अभी बहुत डिबेट चल रही है अभी के वॉर में, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप शिया हैं कि सुन्नी हैं। अब मैं भी बोलने ही वाली थी। हाँ, जब मैं एनालाइज करता हूँ इस वॉर को, तो फिर मुझसे लोग वीडियो के बाद पूछते हैं कि आप शिया हैं कि सुन्नी हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, बचपन में मैंने यही सवाल अपनी अम्मी से पूछ लिया था, और यकीन जानिए मुझे आज भी नहीं पता है कि शिया और सुन्नी का बेसिक फ़र्क क्या है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि मैं शिया हूँ कि हम लोग शिया हैं सुन्नी हैं, तो उन्होंने बहुत डांटा मुझे। उन्होंने कहा कि इतना याद रखो कि इंसान हो। उनके पास ऑप्शन था ये भी कहने का कि तुम मुसलमान हो जी, क्योंकि सवाल तो शिया सुन्नी का किया था ना। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बस इतना याद रखो कि मुसलमान, उन्होंने मुझसे ये कहा कि इतना याद रखो कि इंसान हो। जी बिल्कुल। तो अगर मुझे लगता है कि हम सब अगर सिर्फ ये पहले सोच लें कि हम मतलब हिंदुस्तानी हैं, इंसान हैं, मुसलमान हिंदू तो बाद में हैं। हम पैदा होते हैं, कौन सा हम मज़हब लेके पैदा होते हैं? बिल्कुल। पहली बार नमाज़ पढ़ने से 4-5 साल की उम्र में जाते होंगे, पूजा करने 3-4 साल की उम्र में जाते होंगे। जब सोच आती है कि हम
कि सही क्या गलत क्या, तब तक हम एक फेथ क्या क्या कहना चाहिए कि उस जाल में फंस चुके होते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ ये आज भी सबको कि आज की तारीख वो में आपका इकोसिस्टम बन जाता आपका है, आप बन जाता उसमें है। पले बड़े होते हैं, तो आप वो बिल्कुल। कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे वो आप देश का कल्चर फॉलो करते हैं, वैसे आप अपने मजहब का कल्चर एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, या अपने अपने घर का कल्चर, जी, सबका बिल्कुल अपना अपना बिल्कुल। तरीका होता है, वो इसमें कोई। कल्चर है, तो हाँ हिंदुस्तान में कल्चर है रिलीजन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जी तो मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि मैं बहुत ये मानता भी हूँ कि आज पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, जी, पूरी दुनिया में मज़हब से बड़ा स्कैम नहीं है कोई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। अगर हम सिर्फ मजहबी चश्मा अपनी आंखों से उतार दें, मुझ में और जहाँ जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, नीतीश वगैरह जितने भी हैं, ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे डेली रूटीन में और इनके डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं होगा, नहीं, आप रूटीन छोड़ है दीजिए ना? ना, मैं हमेशा ये पूछती हूँ, ऐसे क्रिएटर तो एक ही होंगे, बिल्कुल, किसी एक बनाने वाले नहीं। चांद, सूरज, तारे, ये दुनिया बनाई बिल्कुल, है, आपको और हमें बनाया है, क्योंकि हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी जो है एक ही तरीके से बिल्कुल। फंक्शन करता है, हुँ, सेम किस्म का दिल है, हुँ, ब्लड फ्लो भी सेम राइट, तरीके से करता है। तो अलग अलग भगवान, अल्लाह, जो भी आप कहें, बिल्कुल, उन्होंने तो नहीं बनाया होगा। तो ये जो भेदभाव है, ये हमारे अपने क्रिएटेड अपने क्रिएटेड सिस्टम्स हैं, और सिस्टम, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप हर धर्म को देखिए, सिखाता तो एक ही बिल्कुल। वो है, अच्छे और बुरे का फर्क सिखाता है, और स्वर्ग और नरक का और फर्क कमाल सिखाता ये है। है कि जो अच्छा हिंदू के यहाँ है, वही मुसलमान के यहाँ अच्छा है, वही क्रिश्चियन के यहाँ अच्छा है। बिल्कुल जो बिल्कुल वहाँ गलत है, वो सब जगह गलत है। बिल्कुल। तो ये नैरेटिव में फंसाया जा रहा है, और कुछ नहीं, तभी बोल रही हूँ कि ये आपको आपकी रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं, हुँ, जिसकी जिम्मेदार कोई भी सरकार हो जो हुँ, चला रही हो देश को, किसी भी देश को, उससे आपको भटकाने के लिए इन सब मुद्दों में फंसा के रखते हैं, हुँ, आपस में लोगों को लड़ा के रखते हैं। और अभी आपने शिया सुन्नी वगैरह की बात करी, हम लोगों ने कभी ये चीज़, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, हुँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत तरीके से फॉलो भी करती हूँ, पर मेरे धर्म ने और किसी और धर्म ने भी सबसे पहले इंसानियत सिखाई है कि हुँ, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, यही मेरे फादर ने भी सिखाया था। हुँ, आपने जो कहा, मुझे अभी भी बेसिक शिया सुन्नी में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है नहीं पता, और हम जानना भी नहीं चाहते हैं। नहीं जानना चाहते। पर आज एज अ मुस्लिम ऑल्सो, जब मैं किसी डिबेट में बैठूं या मैं कहीं कुछ बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसमें भी बांटने की कोशिश की हुँ, जाती है। और ऐसे मैं नहीं मानती हूँ उस चीज़ में, क्योंकि मैं कास्ट सिस्टम में नहीं मानती हूँ, वेदर इट्स मुस्लिम और हिंदू, हुँ, हर इंसान बराबर है। हुँ। ये सबसे सिंपल बेसिक फैक्ट है। मुझे ये बताइए कि बीइंग अ मुस्लिम, जी बीइंग अ वुमन, जी। आपको अपनी पार्टी में हम्म। भी क्या किसी तरह का के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा? या आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है कांग्रेस में वो पोज़ीशन हासिल करना बीइंग अ वुमन? टू बी ऑनेस्ट, हुँ, मैं इस पे इसलिए जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया ही नहीं अभी हुँ, तक, क्योंकि ना मेरे पास पोजीशन है, ना ही मैंने पार्टी में कोई उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करी है। हुँ, आई थिंक अहमद पटेल का नाम होने का एक प्लेटफॉर्म रहा है, हुँ। तो वहाँ तक मैं पहुँची नहीं हूँ। तो अभी तक मैं सिस्टम में ऐसे इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की ज़रूरत पड़े। बाकियों के साथ क्या होता है, आई रियली डोंट नो। सुना आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है कंगना रनौत से। दोस्ती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मैं जानती नहीं हूँ, पर वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बोलती है, उस पे मैं काउंटर स्टेटमेंट दे देती हूँ, हुँ, तो दोस्ती तो नहीं है। आई एडमायर हर एज़ एन एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एंड एज़ अ अभिनेत्री पॉलिटिशियन, हैं। पॉलिटिशियन के लिए नो कमेंट्स। आई क्योंकि थिंक आपके आपके नेता बहुत वोकल हैं वो। आई थिंक कहीं न कहीं वो कुछ ज़्यादा ही अपने पार्टी के लीडर्स को खुश करने के लिए ज़्यादा बोल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका एंटी राहुल रिटॉरिक जो है, हुँ, जैसे स्मृति ईरानी जी का कुछ ओवर था, हुँ। वो शायद सिर्फ़ अपने पार्टी के बॉसेस को खुश करने के लिए है, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। आपके स्मृति ईरानी के बारे में क्या तासुरात हैं? आई थिंक वो उनको सिर्फ मतलब एक एंटी राहुल स्टैंड लेकर ही पार्टी में लाए थे, और उन्होंने बखूबी फुलफिल किया। मतलब एक ऑब्सेशन लगता है मुझे
बीजेपी का राहुल गांधी के साथ। हम्म। और जितना वो उनको डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो इनसिक्योरिटी होगी कि एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरी मीडिया लगी हुई है, मतलब एक पूरा नैरेटिव उनके खिलाफ बनाया गया है। इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है एंटी राहुल इमेज बनाने के लिए कि कुछ तो इनसिक्योरिटी होगी। क्योंकि इन कि दोनों का उनको जिक्र इसलिए भी आता है बार बार राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में कि स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी, और कंगना रनौत ने कहा कि उनके जो टी शर्ट्स वगैरह पहनते मैं असहज महसूस करती हूँ उनके सामने। तो मुझे लगता है कि ये बिलो द बेल्ट है। आई थिंक बिलो द बेल्ट है, क्योंकि ऐसा आई डोंट थिंक कभी भी राहुल जी ने उस तरीके का डिस्कम्फर्ट किसी को भी फील कराया है। हम लोग सब इतना उनके इर्द गिर्द रहे हैं, जो वो रिस्पेक्ट औरतों के प्रति दिखाते हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा देखा, आप देखते हैं कि जब वो पब्लिक में निकलते हैं, रैलीज में जाते हैं, इतनी महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं कहीं भी कहीं से भी एक छोटी सी भी मतलब ऐसी बात नहीं उड़ी है कि जहाँ पे किसी आम महिला ने कहा हो कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बल्कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपने देखा है कि कितने ऐसे वहाँ नेता हैं जिनके खिलाफ कितने आरोप लगे हैं। प्रूव हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है, क्योंकि बीजेपी सब अपने लोगों को बचा के रखती है, बट राहुल जी के खिलाफ तो अपनी पार्टी में भी किसी ने एक चूं भी नहीं उठाई होगी। तो आई थिंक बिलो द बेल्ट वाली बातें हैं, गलत बातें हैं, और एट द स्टैचर ऑफ स्मृति ईरानी या फिर कंगना रनौत इनको शोभा नहीं देती ये बातें। तो अगले 5 साल में मुमताज़ पटेल को हम कहाँ देखेंगे? मुमताज़ पटेल डेफिनेटली एक बुलंद आवाज़ बनेंगी। मैं पार्टी के हिसाब से भी नहीं बोल रही, मैं एक औरत के हिसाब से भी नहीं बोल रही, मैं एक मुसलमान के हिसाब से भी बोल रही, मैं बोल रही हिंदुस्तानी के हिसाब से। मैं लोगों के हक के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, और मैं एक बुलंद आवाज़ बन के सही के लिए खड़ी रहूँगी। सो गुजरात फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट? इंडिया फर्स्ट, ऑफ कोर्स इंडिया फर्स्ट। टिकट की उम्मीद है कांग्रेस से? देखिए, टिकट ना मैंने मांगी, मिसकंसेप्शन है कि टिकट मांगी टिकट नहीं दी, नहीं। पार्टी के लिए गुजरात में भी काम किया, पार्टी के लिए जहाँ जहाँ मौका मिला पिछले 5 वर्षों में। जब मैं पार्टी में, मेरे वालिद के गुजरने के बाद पार्टी में नहीं थी, तभी भी मैंने गुजरात चुनाव में पूरी मेहनत और शिद्दत से प्रचार किया। मैं अंडमान गई हूँ, मैं यूपी गई, मैं हर जगह जाके आई हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला। मैं राजस्थान, हरियाणा, तो जहाँ पार्टी के लिए खड़े रहना होगा मैं ज़रूर रहूँगी। रही बात टिकट की, चुनाव की, किस्मत में क्या होगा वो देखा जाएगा, पर अहमद पटेल की बेटी हूँ, मांगना नहीं आता है, देना आता है सिर्फ। मैं यूजुअली पर्सनल क्वेश्चन करता नहीं जी, नहीं पूछिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी, भाई से कैसे रिश्ते हैं आपके? भाई छोटा भाई है मेरा। मैं अपने आप को एक गार्डियन की तरह उनका समझती हूँ। बहुत अच्छे से बनती है। कोई हमारे बीच में मतभेद नहीं, हमारे बीच में पर्सनल कोई मतभेद, राइवलरी नहीं है। रही बात पॉलिटिक्स की, बिल्कुल वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो शायद उस वक्त ये रूमर्स उठे होंगे, क्योंकि भरूच में 2024 में जब चुनाव था और मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं कांग्रेस पार्टी में तब थी, फैज़ल नहीं थे। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो ज़्यादा वोकल थे, तो उन्होंने टिकट मांगी थी, और वो उन्होंने मुझसे बात भी करी थी कि दीदी मैं लड़ना चाहता हूँ। तो मैंने उसको हमेशा ये कहा था, मैंने कहा पार्टी जो भी डायरेक्ट करेगी, पार्टी का जो मतलब डिक्टेट होगा उसको फॉलो करेंगे, पार्टी लाइन पे ही चलना है। तो जब आम आदमी पार्टी को भरूच की सीट दे दी गई थी, तो वो नाराज़ थे, मैं भी नाराज़ थी, पर मैंने पार्टी की लाइन को ही फॉलो किया। वो शायद थोड़ा ज़्यादा वोकल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ लगा होगा। प्लस वो जो बोलते हैं, मैं हमेशा उसको काउंटर करके ये बोलती हूँ कि मुझे इस स्टेटमेंट से दूर रखना, क्योंकि देखिए मेरी अपनी प्रोफेशनल जर्नी है और आगे होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो मेरे भाई हैं और वो कुछ बोलते हैं या कहते हैं, वो उनकी पर्सनल विचारधारा है, उसकी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर
कोई अफेक्ट आए, तो वहाँ अगर आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा, बट पर्सनल लेवल पे वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। मेरी मदर है, मेरा भाई है, मैं हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, उसकी एक बेटी है, बच्चे आपस में बहुत क्लोज हैं, तो छोटा सा परिवार है, तो कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है हमारे। किस बात की तकलीफ़ होती है या कभी जहन में आता है कि अहमद पटेल की बेटी या अहमद पटेल के बेटा इनको टिकट मांगना पड़े? वही मैंने कहा कि टिकट ना मांगी है और ना कभी मांगूंगी। ये बहुत क्लैरिटी से बोल रही हूँ। मैंने बचपन से अपने फादर को देखा है, जो भी उनकी जर्नी रही है कांग्रेस पार्टी में, उनकी मेहनत से और उनकी कमिटमेंट से और उनकी सिंसियरिटी से उनको मिला है। वही सीखा है मैंने। अगर पार्टी को लगता है कि मेरी सिंसियरिटी है या फिर मेरे अंदर काबिलियत है और पार्टी चाहेगी और कोई ज़िम्मेदारी देगी, तो ज़रूर मैं उसको निभाऊंगी। लेकिन इतना मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं सामने से कुछ नहीं मांगूंगी या कोई मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि फिर से जो मैंने कहा, अहमद पटेल की बेटी हूँ, उनसे सिर्फ देना सीखा है, कभी मांगना नहीं सीखा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता जी। हूँ आपसे। अगर कांग्रेस हम्म 29 के इलेक्शन में या कभी भी हम्म आपको टिकट ना दे जी, और भाई को टिकट दे, आप कैंपेन करेंगे उनके लिए? बिल्कुल करूँगी, 100% करूँगी, बिल्कुल, बिल्कुल करूँगी। क्योंकि देखिए, मेरे जो भाई हैं, जो मैंने संस्थाओं की बात करी, जितनी भी सोशल संस्थाएं हैं, वही देख रहे हैं, वही संभाल रहे हैं। मैं तो उनको सिर्फ पीछे से बैकअप देती हूँ, और वो बहुत सिंसियर है, करना चाहते हैं। उसके अंदर एक भावना है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, और अगर उसको मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं उसका पूरा समर्थन करूँगी। अदर देन पॉलिटिक्स या सियासत में आने से पहले आपकी मशगूलियत क्या रहती हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं, और बल्कि जब कोविड हुआ था तो तब छोटी थी वो, तो तब मैंने अपने वालिद से कहा था कि अब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, राजनीति में आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बच्चे छोटे हैं, तो मैंने बोला अब उतने बड़े हो गए कि मैं उनको छोड़ के आपके साथ रह सकूँ। तो बीच में कुछ वर्ष जो थे, ट्विन्स हैं मेरी, तो दोनों एक साथ थीं, तो कुछ वर्ष तो मैंने उनके साथ ही गुजारा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने होटल मैनेजमेंट में काम किया है, मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करी है, मैंने लग्जरी फैशन में काम किया है, तो बहुत सारी चीज़ों में डैबल किया है। लेकिन सोशल सर्विस हैज़ ऑलवेज बिन। हाँ, बिकॉज आपके प्रोफाइल में पॉलिटिशियन है, सोशल जी जी, वर्क भी तो है उसमें। जैसे मैंने कहा कि मैं एक सही आवाज़ बनना चाहती हूँ, सही मुद्दों के लिए, बुलंद आवाज़ सही मुद्दों के लिए। जिसकी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ जी आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। और मुझे लगता है कि जो लेगेसी आप लेकर चल रही हैं, जी आपकी अपनी शनाख्त है और आपकी अपनी एक शनाख्त बनेगी। जैसे हम अहमद साहब को जानते थे, जी, वैसे आपको भी जानेंगे। इंशाल्लाह। और उम्मीद ये भी है कि कांग्रेस आपको सुने ज़रूर, क्योंकि पर्सनली मैं फ़ील करता हूँ कि वहाँ देश पे सुने। देश से पहले कांग्रेस सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए फ़िलहाल जो एंट्री पॉइंट है जी कि देश जहाँ से सुने आपको, जी, वो कांग्रेस ही है। अगर आप कहीं और जाने का प्लान नहीं कर नहीं, रही ये तो भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं अगर पार्टी के हक में कुछ बात करूँ, तो उनको लगता है ये मैं पार्टी के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मेरी जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस पार्टी से मिलती है। कांग्रेस पार्टी में मैं पली बड़ी हूँ, तो इधर उधर अगर लोग चाहते हैं कि मुझे धक्का मार के भेज दे, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगी और कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करूँगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत। और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत सारे उनके जहन में सवाल थे, जैसा आपने खुद ही कहा कि अगर हम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते तो हम किसी और पार्टी में जा रहे हैं। भाई बहन की नहीं बनती है, पापा नहीं चाहते थे कि सियासत में आएँ, बहरहाल आ गई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे पब्लिक डोमेन में जिस पे मैं चाह रहा था कि मुमताज़ जी से बात करें। उम्मीद है कि आपको उन तमाम सवालात के जवाब ज़रूर मिले होंगे। कुछ और भी सवाल होंगे तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि मुमताज़ जी उसका जवाब आप तमाम लोगों को दें, क्योंकि सियासतदान सिर्फ एक इंटरव्यू तक नहीं होते हैं, वो 24 घंटे पब्लिक लाइफ में ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।